नमस्कार। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। रुपया अस्पताल में है, आईसीयू में पड़ा है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। ओहो, मोदी जी ने बता दिया भाई क्या टॉपिक है। चलो कोई बात नहीं यार, ऐसी आपसदारी ना बनी रहनी चाहिए। तो जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है कि रुपया क्यों गिरता है और कैसे गिरता है। अब भाई देखो, ये तो थी मजाक की बात। रुपया ऐसे तो गिरता नहीं होगा, मैंने छोड़ दिया रुपया गिर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मजाक की बात थी। आप लोग तो कह दोगे भाई ग्रेविटेशन थी, उसके कारण रुपया गिर गया ऐसे। ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको साइड में रखते हैं। आज हम ये भी जानेंगे क्या $1 ₹1 के बराबर हो सकता है या फिर ₹1 $1 के बराबर हो सकता है। देखो, मैं ये तो कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा कि इसके गिरने के जिम्मेदार प्रधानमंत्री है, और ना ही मैं ऐसा कहूंगा कि इससे पीएम की गुडविल खराब होती है। देखो, राजनीति में ना नेताओं के सच्चे झूठे मीम तो बनते रहते हैं ताकि उनकी इमेज खराब हो सके। या तो वो लोग प्रधानमंत्री से चिढ़ते होंगे, या तो वो खुद ही प्रधानमंत्री बनना चाहते होंगे अपने में, है ना। और मेरे से ये गवारों वाली बातें तो होंगे नहीं, साफ सीधी बात है। क्योंकि भाई आज जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, बिल्कुल फैक्ट्स पर बताऊंगा, बुक्स की नॉलेज पर बताऊंगा, और जो इंटरनेट से मेरे को नॉलेज मिली है मैं उनके बेसिस पर आपको बताऊंगा और ये जानकारी दूंगा। और बहुत बढ़िया लगेगी आपको ये वीडियो, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बच्चों वाली लैंग्वेज में समझा पाऊं, जिससे आप लोगों को भी बहुत इजीली समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पार्थ हिंदुस्तानी। देखो, खैर मुझे तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर पीएम मोदी तक अपने हर प्रधानमंत्री पर गर्व रहा है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए ना कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश करी है। ठीक है। और देखो, पहले क्या था, आजादी के टाइम पर कहा जाता है कि $1 ₹1 के बराबर होता था, या फिर ₹1 $1 के बराबर होता था। और इस चीज को समझने के लिए अब हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अरे बोर होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसकी एक स्टोरी लाइन बना के सुनाऊंगा, और इतनी बढ़िया लगेगी ना आपको चीज, आप खुद कहोगे भाई ऐसा समझाया हो तो पार्थ हिंदुस्तानी जैसा समझाया हो। ठीक है ना। तो चलो, अब हमें पहले इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि ऐसा क्या था। देखो, पहले के टाइम में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर मेरे हिसाब से उस टाइम पर भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने की चील हुआ करता था। उस टाइम पर रोमन एम्पायर की जितनी भी महिलाएं थे, उन्हें इंडिया के जितने भी सिल्क होते थे, साड़ी होती थी, मोती होते थे और उनसे बनी ज्वेलरी होती थी, वो उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद थी। और रोमन एम्पायर को हर साल लगभग 100 मिलियन सोना भारत को देना पड़ता था इन चीजों को खरीदने के लिए। ठीक है, आपको इतनी बात समझ आई? अरे बिल्कुल आई होगी यार समझ, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये चीजें आपको अच्छे से समझ आई। उनको लगभग 100 मिलियन सोना देना पड़ता था भारत को ये चीजें खरीदने के लिए, या फिर एज अ भुगतान आप मान लो, क्योंकि उस टाइम पर भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अपना माल करता था रोमन, मतलब रोम में। ठीक है। फिर 1700वीं शताब्दी पर जब हम बढ़ते हैं, 1700वीं शताब्दी पर जो भारत है ना, उसकी जीडीपी पता है कितनी थी? उसकी जीडीपी 25% अकेला भारत योगदान देता था पूरे विश्व की जीडीपी में। और एक और चीज बता देता हूँ, ये जो भारत है ना, देखो सारी दुनिया का सोना घूम फिर के अपने भारत की जमीन पर आके दब जाता था, और क्योंकि जितना भी सोना चांदी होता था हमारे देश में ही आता था। देखो, अब हम सीधा बढ़ते चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में वास्तव में हमारा भारत अखंड भारत बना था, और उनके जो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य जी, उन्होंने उस चीज को बहुत ही ज्यादा समर्थन दिया, और उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला जो कि था सेंट्रल गवर्नर सिस्टम, जो कि आज के टाइम में भी फॉलो किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने करेंसी सिस्टम को भी जन्म दिया। उसमें पता है क्या होता था? उसमें उन्होंने सिल्वर के कॉइन इशू करने चालू करे, और लगभग 700 सालों तक ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम को एडॉप्ट किया गया। ये अच्छे से सक्सेसफुली, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये बनता रहा था अपना जो सिस्टम था। फिर इसके बाद मौके को देखते हुए कौटिल्य जी ने पता है क्या किया? इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी का भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट निकाल दिया, जिसकी वजह से हमारे भारत को फायदा ही फायदा हुआ। क्यों?
क्योंकि उस टाइम पर भारत विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। मतलब हमारे देश का हर कोना सॉरी हर कोना कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट तो करता ही था, ठीक है। और जो माल हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता था ना, वो रोम में होता था, ठीक है, रोम में होता था। देखो रोम वालों के पास ज्यादा कुछ होता नहीं था बेचने के लिए, तो वो हमें सोना देकर, सोने के जो सिक्के, मतलब जो सोना होता है ना, सोना देकर हमें भुगतान किया करते थे, ठीक है। और उस समय पर ना भारत के पास गोल्ड रिजर्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं समुद्र गुप्त की। अब आप लोगों ने इतनी डेवलपमेंट तो देख ली अभी कि हम पे इतना सोना आया, हम पे गोल्ड रिजर्व बहुत बढ़ गया, ठीक है। तो अब सीधा बात करते हैं समुद्र गुप्त की। देखो हमारे पास इतना ज्यादा सोना था ना कि समुद्र गुप्त ने चांदी के सिक्के हटाकर, सिल्वर के सिक्के हटाकर सीधा सोने के सिक्कों का उपयोग करना चालू कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर 32% शेयर सिर्फ भारत देता था पूरे विश्व की जीडीपी में। 32% आप समझते हो ना। देखो जिस तरह चाइना राज करता है ना आज के टाइम पर, हम भी कुछ वैसे ही राज किया करते थे। अब इस चीज को भी हम फटाफट समझते हैं, ठीक है। आपको एक मैं बिल्कुल नॉर्मल सी भाषा में कहूं, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था और इस टाइम पर भारत बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था। हमारा जो भारत देश था ना, उसका हर एक कोना कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस करता था। जैसे बंगाल में सिल्क बनकर कहाँ कहाँ जाता था, गुजरात में जाता था, जम्मू में जाता था, बिहार में जाता था। सूरत में क्लॉथ बनते थे, जम्मू में शॉल बनती थी और बिहार में कारपेट। राजस्थान में मार्बल और स्टोन बनते थे, तो उससे भी क्या हुआ, एक्सपोर्ट ऐसे चलता रहता था। पंजाब खेती करता था, गेहूं की खेती करता था, और कोई चावल उगाता था, कोई मसाले उगाता था। और मसालों की इतनी ज्यादा डिमांड थी, इतनी ज्यादा आपने भी सोची ना होगी, इतनी ज्यादा डिमांड थी। पता है क्या, जो काली मिर्च थी ना, काली मिर्च की इतनी ज्यादा डिमांड थी कि उसे तो यूरोप में काला सोना कहा जाता था। तो बेसिकली कुल मिला के मोटा मोटा मैं आप लोगों को बताऊं, उस टाइम पर हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी थे, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी था। जैसे हम सारी चीजें एक्सपोर्ट ना करते रहा करते थे, ठीक है। फिर आज के टाइम में अगर आप ये सोचो कि यार जब हम पहले इतने ज्यादा हम वो थे, क्या थे, हम पहले इतने ज्यादा मजबूत थे, तो आज 2025 में हम आते आते हमारा रुपया इतना कमजोर कैसे हो गया, हमारा देश ऐसा कमजोर क्यों हो गया, इतना क्यों गिर गया हमारा रुपया। तो आइए अब इस बात पर भी फैक्ट टू फैक्ट बिल्कुल बात करेंगे। अगर मैं इसका एक मेन रीजन बताऊं, मेन फैक्टर बताऊं, तो इसके दो मेन फैक्टर है, जो कि है ब्रिटिश राज्य और मुगल साम्राज्य, ठीक है। इन्होंने भारत को बहुत लूटा। ब्रिटिश राज ने पता है क्या किया, ब्रिटिश ने तो जितना सोना हो सकता था ना भारत से, उसने उतना सोना लूटा। अब देखो अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा ना, इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए इसकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एकदम 1821 पर। 1821 में ब्रिटिश ने हमारे ही लूटे हुए सोने से एक नया सिस्टम निकाला, जो कि था द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। इसमें उन्होंने क्या किया कि लोगों पर जितना भी गोल्ड था ना, उन्होंने उसके दौरान एक अपने पाउंड से वैल्यू सेट कर दी। अब कैसे सेट कर दी, अब आप वो चीज समझना, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। जैसे मान लो 1 किलो सोना है, तो उसकी वैल्यू उन्होंने 10 पाउंड सेट कर दी, 10 पाउंड के बराबर उन्होंने सेट कर दी। मान लो अब आप ब्रिटिश के बैंक, मतलब ब्रिटेन के बैंक वगैरह में जाते हो, आप कहते हो कि ये लो 1 किलो सोना, तो वो आपको 10 पाउंड दे देंगे। तो इससे जो है ना, जो रुपए, मतलब रुपए कह रहा हूं, जो अपने नोट होते हैं, नोट का भी यहाँ से चलन आ चुका था। और ये जो ट्रेडिशन था ना, ये हर कोने में फैल चुका था, ज्यादा से ज्यादा कोने में फैल चुका था। और फिर लोगों ने कागज के नोटों का उपयोग करना भी चालू कर दिया, ठीक है। अब जब उन्होंने ऐसा चालू कर दिया, तो इससे क्या फायदा हुआ लोगों को कि उन्हें अपनी जेब में सोना लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस अपना नोट रखते थे। अब मान लो उन्होंने कोई चीज खरीदी और दुकानदार को दे दी, अब दुकानदार चाहे आगे उससे कुछ खरीद ले या फिर बैंक से अपना विथड्रॉ करवा ले गोल्ड, 10 पाउंड दिए, ला भाई मेरा 1 किलो गोल्ड तू दे दे, ठीक है, ये होता है। लेकिन इसके बाद भी चैन नहीं पड़ा ब्रिटेन को। देखो ब्रिटेन ने ना बहुत कोशिश करी, और इतनी कोशिश करी कि वो हमें बिल्कुल तबाह कर दे, कंगाल कर दे हमें बिल्कुल, ठीक है। फिर 1835 में और बर्बाद करने के लिए उन्होंने कॉइनेज एक्ट निकाला। इसके बाद हम तबाह से हो गए थे, क्योंकि इन्होंने हमारी एक यूनिफॉर्म करेंसी सेट कर दी, जो की थी इंडियन रुपीस, ठीक है, जी हाँ, इंडियन रुपीस। फिर उसके बाद 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट भी निकाल दिया। अब उसके बाद क्या होता है, इस इंडियन काउंसिल एक्ट में 2 पॉइंट अप्रूव करे गए। कि पहला पॉइंट था कि जो इंडियन करेंसी होगी वो इंडियन रुपीस होगी, और उसकी वैल्यू लिंक करी जाएगी एक सिल्वर जैसे छोटे मेटल से। तो इससे ऑटोमेटिकली जो हमारी वैल्यू थी रुपीस की, वो अपने आप कम हो गई,
ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा अप्रूवल था, जो दूसरा पॉइंट था, वो दूसरा पॉइंट ये था कि अब जो भी कोई भुगतान करेगा भारत को एक्सपोर्ट करने पर माल, वो गोल्ड सिक्के वगैरह उसमें नहीं होगा, अब वो इंडियन रुपीस में ही होगा। तो इससे तो भाई देखो, ये तो आपको समझ आ ही गया कि हमारी वैल्यू थी सिल्वर से लिंक कर दी, हमारी वैल्यू अपने आप गिर गई, हमारे जो रुपीस की वैल्यू थी, ठीक है। और अब कोई गोल्ड में भुगतान नहीं करेगा हमें, अब हमें वो इंडियन रुपीस में ही भुगतान करेगा, जो कि भाई कम थी। ये चीज आपको भी पता है। देखो, अब कोई भी देश भारत में जब व्यापार करने के लिए आएगा ना, तो वो गोल्ड से नहीं करेगा। अब पहले उसे ब्रिटेन के बैंक में जाना पड़ेगा, भाई ये लो तुम सारा का सारा मेरा सोना और मुझे इंडियन रुपीस दो ताकि मैं भारत में व्यापार कर पाऊं, ठीक है। अब इसको ये इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करा, बस यही था। फिर मैं थोड़ा सा और इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि फिर यार वीडियो ऐसे बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। अपना मजा भी आना चाहिए देखने में, ठीक है। तो अब भारत में जब कोई व्यापार करने आएगा तो उसको इंडियन रुपीस से ही व्यापार करना पड़ेगा, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं। और वैसे भी हमारे जो रुपीस थी उसकी वैल्यू कम थी, और आज के टाइम में भी रुपीस अपने निचले स्थल पर पहुंच चुका है पूरा का पूरा। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, और फिर 1890 में एक इंडियन करेंसी कमेटी बैठती है, इंडियन करेंसी कमेटी बैठती है, और उन्होंने इंडियन रुपीस स्टैंडर्ड के हिसाब से इस अनुसार मतलब ये चीज सेट करी कि देखो हमारी जो रुपीस है ना वो सिल्वर से लिंक है प्रॉपर, तो उसकी वैल्यू है कम। तो अब हम क्या करेंगे, हम 1 पाउंड की वैल्यू अपने 15 इंडियन रुपीस के बराबर सेट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इंडियन करेंसी कमेटी बैठती है, फिर उन्होंने करा कि अपना जो 1 पाउंड की वैल्यू हमने 15 इंडियन रुपीस के बराबर सेट कर ली। मतलब भाई साहब आप एक माइंड सेट देखो, खेल देखो, आयरनी देखो आप पूरी की पूरी। ब्रिटेन ने हमसे ही सोना लूटा, ठीक है, अपने पाउंड की उन्होंने लूटे हुए सोने से वैल्यू बढ़ा दी, और हमारी वैल्यू सिल्वर जैसे मेटल से लिंक कर कर हमारे रुपीस की वैल्यू पूरी पूरी घटा दी, पूरी पूरी कम कर दी। देखो भाई, अब ब्रिटेन ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया, आपको अभी तक की मैंने स्टोरी बताई। अब जब ब्रिटेन ने हमारे साथ गलत किया, भारत देश के साथ गलत किया, तो उसके साथ ठीक कैसे हो सकता है। और आपने ये कहावत तो पक्का सुनी होगी, कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक, ठीक है। जून 1914 वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर होती है, और उस वर्ल्ड वॉर की आग में पूरा यूरोप आग की चपेटे में आ जाता है। फिर उसके बाद जुलाई 1914 में लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाहर लोगों ने बहुत लंबी लंबी लाइन लगाई, और उन्होंने डिमांड करना चालू किया कि हमें अपना सोना वापस निकालना है, तो हम अपना सोना वापस लेकर जाएंगे सारा का सारा, ठीक है। फिर 6 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा, मतलब मान लो ऑलमोस्ट सोना खाली हो गया था। फिर ब्रिटेन भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया, भाई ये तो सारा प्लान जो थे तो चौपट हो रहा है, अब हम क्या करें। फिर उन्होंने गवर्नमेंट की परमिशन ली। जब उन्होंने गवर्नमेंट की परमिशन ली ना, उसके बाद ब्रिटेन ने दिन रात मेहनत करी, 2 दिनों के अंदर लाखों नोट छाप दिए, लाखों। अब उन्होंने नोट कैसे छापे, जैसे आज की डेट में हम 10 का नोट यूज करते हैं, 20 का नोट यूज करते हैं, वैसे उन्होंने छोटे छोटे पाउंड जो थे छापना चालू करे। उन्होंने लाखों नोट छाप दिए छोटे छोटे, ठीक है। फिर उसके बाद पता है, अब डिमांड सप्लाई का खेल तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है ना। फिर इसमें क्या हुआ, जब इन्होंने मार्केट में इतने सारे नोट छाप दिए, फिर इनके जो पाउंड की वैल्यू थी ना, वो डे बाय डे गिरती ही चली गई। और यहां से चालू होती है डॉलर की कथा, है ना, वैसे ही है ना, डॉलर की कथा चालू होती है। अब जब क्या होता है यहाँ पर, डिमांड और सप्लाई का खेल आपको बताइए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया ट्रेडिंग वाली वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखी देख लेना यार जाके, बहुत अच्छी वीडियो है वो, ठीक है। डे बाय डे पाउंड गिरता गया, और जब पाउंड गिर रहा था ना, उसी समय एक नई करेंसी उभरती है जो कि थी डॉलर। देखो, अब जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो सबको फंड्स की जरूरत थी, वेपन की जरूरत थी, और फंड्स की जरूरत थी, पैसा था नहीं देशों के पास लड़ाई लड़ने के लिए। अब यहाँ पर लोन देने वाला कौन था, फंड्स देने वाला कौन था, यहाँ पर लोन देने वाला था यूएसए, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिससे आज हमारे देश को भी कंपेयर करा जाता है, ठीक है। यही था पूरा का पूरा जो यहाँ का सिनेरियो था। इसके आगे भी है, वीडियो पे एंड तक बने रहना यार, बहुत मजा आएगा आपको भी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यूएसए था फंड्स देने वाला सबको, अब सबके पास ऐसे पैसा वैसा तो था नहीं, तो उन्होंने गोल्ड में पेमेंट करना चालू कर दिया यूएसए को, ताकि वो, अब उन्होंने कहा कि यार तुम एक काम करो, मेरे को गोल्ड दे दो और मैं तुम्हें डॉलर दे दूंगा, ताकि तुम हमारे यहाँ से वेपन वगैरह भी खरीद लो, है ना। तो अब लोन देने वाला भी यूएसए था, तो इस टाइम पर डॉलर उभर के आ जाता है। फिर अब लोगों ने सारा जितना भी गोल्ड था अपना जो जमा करना चालू कर दिया उसमें, यूएसए के बैंक में उन्होंने अपना गोल्ड देना चालू कर दिया, मतलब डिपॉजिट करना चालू कर दिया।
उससे उनको डॉलर मिल जाते थे और उस टाइम पर यूएसए वेपन सप्लायर में नंबर 1 पर आता था। तो फिर वो डॉलर ऐसे लेते थे और डॉलर से अपने जितने भी उनको वेपन वगैरह चाहिए होते थे वो वेपन वगैरह ले लेते थे थोड़ा ना। उस टाइम पर वेपन सप्लायर 1 पे आता था, फिर उससे क्या करते थे कि सारे के सारे जो भी बढ़िया बढ़िया वेपन होते थे ले लेते थे और फिर गोल्ड देते 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 यूएसए के पास 75% ऑफ गोल्ड रिजर्व आ चुका था। अब आप 75% का लगा लो कितना ज्यादा गोल्ड होगा ना। आज के टाइम में तो भाव बढ़ रहे हैं गोल्ड, कोई बात नहीं, वो अलग टॉपिक है। तो भाई देखो, डिमांड और सप्लाई का खेल तो आप सभी को पता है। मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया था, ट्रेडिंग वाली वीडियो में। देखो उन्होंने क्या है, नोट छापने चालू की, इतने ज्यादा नोट छाप दी, फिर डे बाय डे जितनी पाउंड की थी ना उनकी वैल्यू घटती गई और घटती गई। अब देखो इस टाइम पर एक नई करेंसी उभर के आती है, डॉलर, जो कि जिसको आज ग्लोबल करेंसी भी कहा जाता है। देखो अब युद्ध लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए लोगों के पास पैसे तो थे नहीं, इतने गोल्ड था, तो अब वो क्या करते हैं, अपना सारा गोल्ड बैंकों में, यूएस के बैंक में बेचते हैं, क्योंकि लोन देने वाला, फंड्स देने वाला था कौन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर यूएसए में वो बैंक में गोल्ड भेजते हैं, गोल्ड से डॉलर लेते हैं, फिर अपने वेपन वगैरह खरीदते हैं। और उस टाइम पर यूएसए जो वेपन सप्लायर में नंबर 1 पर आता था और इसी तरीके से डॉलर करेंसी हर देश में पहुंच चुकी थी, हर देश के कोने तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अभी भी ये ग्लोबल करेंसी नहीं बनी थी, समझ रहे हो ना, ग्लोबल करेंसी अभी भी नहीं बनी थी। और ये कमी पूरी कर दी वर्ल्ड वॉर 2 ने, जब सबको और भी ज्यादा और जो एडवांस्ड जो अपने वो होते हैं वेपन्स होते हैं उनकी भी जरूरत पड़ी, जब इसको ग्लोबल करेंसी बोलना चालू कर दिया। और उस टाइम पर यूएसए के पास, अमेरिका के पास 75% ऑफ गोल्ड रिजर्व आ चुका था, ठीक है। और 75% ऑफ गोल्ड रिजर्व आप जानते हो ना कितना होता है, ठीक है। अब एक नई टेंशन और शुरू हो जाती है कि सारे देश अब अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करें। फिर 1944 में एक मीटिंग होती है, यूएस के ब्रिटेन वुड्स में सारे लोग वहां पर पहुंचते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करना है। और उस टाइम पर जो डॉलर थी वो अपनी ग्लोबल करेंसी बन चुकी थी। और फिर उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने डॉलर के मतलब उन्होंने क्या किया, अब लोगों पर पैसा तो था नहीं और गोल्ड भी इतना नहीं था, तो उन्होंने एक ट्रिक लगाई वहां पर कि जो गोल्ड है ना, 1 आउंस गोल्ड की कीमत हम कर देंगे $35 के बराबर, ठीक है। जो 1 आउंस सोना है उसकी वैल्यू कितने के बराबर कर दी हम लोगों ने, कितने के बराबर, वो थी अपनी $35 के बराबर। और इस तरीके से डिसाइड करी गई ऐसे वैल्यू सारी चीजों की। और आज के टाइम पर आप देखोगे कोई भी जैसे क्या है डिफरेंशिएट किया जाता है किसी भी मनी के बीच में, तो वो डॉलर के साथ ही कंपैरिजन किया जाता है कि भाई डॉलर इतना और हमारी करेंसी यहाँ है। और आज के टाइम में डॉलर यहाँ और हमारे भारत की करेंसी यहाँ है, क्योंकि कितनी नीचे जा चुकी है। और देखो इसके बाद से क्राइसिस आने चालू हो गए। भारत का बुरा वक्त, आजादी के बाद का भारत के साथ बुरा वक्त चालू हो चुका था, जो कि था भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और 1962 में भारत चीन युद्ध, और भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में वापस से, और कारगिल युद्ध 1999 में, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे क्राइसिस हुए, कई सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी हमारे भारत को। और अब हम ये देखो एंडिंग पे आ चुके, तो लास्ट को आराम से बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। अब देखो लास्ट में आई चुके हैं, तो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर अब हमें अपना रुपया मजबूत करना है ना, तो हमें ये स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे, जो कि हमें जो अपना ऑयल इंपोर्ट्स है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भुगतान भी हमें डॉलर वगैरह डॉलर में करना होता है, ठीक है। हमें ऑयल इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, ईवी व्हीकल्स पर हमें ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा, ईवी व्हीकल्स की प्रोडक्टिविटी है हमें वो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना होगा, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना होगा, और तो और हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, ट्रेड सरप्लस में जाना होगा, ताकि हमारी कंट्री में डॉलर ज्यादा से ज्यादा आ सके। जिस तरीके से चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, और वो भी एक ट्रेड सरप्लस कंट्री है, ताकि वो अपनी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा डॉलर लाता है। तो यही हमको स्टेप्स का ध्यान रखना है। और तीसरे, वो भारतीय जो बाहर काम करते हैं और हमारी कंट्री में डॉलर भेजते हैं, ठीक है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको एजुकेशनल वीडियो देखनी है, रिपोर्टिंग भी देखनी है, कॉमेडी भी देखनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सारी चीजें मिलेगी आपको हमारे चैनल पर। धन्यवाद।